हेलो फ्रेंड्स। तो आज शुरुआत करेंगे हम वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन के क्वेश्चंस करेंगे। फिर इसके बाद एक बात और ये ध्यान देने वाली बात थी कि पिछले लेक्चर में थोड़ी सी एक मिस्टेक हो गई थी। वो मिस्टेक ये थी कि जो मैंने वो बकेट वाला सवाल कराया था ना, कि ये वाला, कि आदमी ने बॉल को ऐसे पकड़ रखा है, फिर बॉल को ऊपर फेंक देता है, ये नीचे जाता है, तो बॉल वापस इसमें गिरती है कि नहीं गिरती। तो इसमें मेरे से एक गलती ये हो गई थी कि जो मैंने ये जो बाल्टी थी ना, इसका एक्सेलरेशन मैंने गलती से जी साइन थीटा आई कैप प्लस जी कॉस थीटा जे माइनस जी कॉस थीटा जे कैप लिख दिया था। जबकि बकेट का एक्सेलरेशन तो केवल आई कैप में ही होगा, जे कैप में नहीं होगा। तो उसको आप करेक्शन कर लेंगे। और कहने का मतलब ये है, एक्सेलरेशन केवल जी साइन थीटा आई कैप, यहाँ पे मैंने जी साइन थीटा आई कैप प्लस जी कॉस थीटा जे कैप लिख दिया था। आई इधर माना था, जे इधर मान लो, ठीक है। तो वो करेक्शन कर लेंगे, बाकी सब कुछ सही है। इसके बाद केवल और एक लेक्चर रहा है जिसमें मैं आपको लिफ्ट के क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। फिर हमारा चैप्टर खत्म करने की घोषणा करेंगे, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड सेपरेशन, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड सेपरेशन के क्वेश्चंस करेंगे, है ना। तो तो बेसिक फिनोमेना ये है कि उनको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। सॉल्व कैसे करते हैं, तो सॉल्व करने के लिए मैं वो क्वेश्चंस दूंगा। तो क्वेश्चंस ये है कि जो बेसिक थ्योरी होती है, रूल होती है, वो आपको बताऊंगा। ये एक प्रोजेक्टाइल है जिसको 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से प्रोजेक्ट किया जाता है एट एन एंगल 37 डिग्री, ठीक है। दूसरा एक प्रोजेक्टाइल है जिसको 20 स्पीड से 53 डिग्री एंगल पर फेंका जाता है, ठीक है। अब ये कुछ ऐसा जाएगा, ठीक है। और सपोज ये कुछ ऐसा जाएगा, तो दोनों की यहाँ की टक्कर होगी। तो आपको बताना है कि v की वैल्यू ऐसी क्या हो जिससे दोनों के बीच में जो टक्कर है वो पॉसिबल हो जाए, ठीक है। और यदि ये डिस्टेंस मैं d मान लेता हूँ दोनों के बीच की, तो आपको टाइम भी बताना है कि कितने टाइम बाद दोनों की टक्कर होने वाली है। तो सवाल ये है कि देखो एक बात बताओ, इन दोनों का रास्ता ये जो दोनों पार्टिकल है, ये दोनों आपस में टकराने वाले हैं। तो सवाल ये है कि टकराने क्यों वाले हैं। टकराने इसलिए वाले हैं कि इनका पाथ जो है कहीं ना कहीं टकरा रहे हैं, ठीक है। पाथ जो है कहीं ना कहीं टकरा रहे हैं, इसका पाथ ये है और इसका पाथ ये है। तो इन दोनों के पाथ का एक पॉइंट दोनों में कॉमन आ रहा है, इसका मतलब दोनों पार्टिकल टकरा सकते हैं। तो क्या यदि कोई भी दो पार्टिकल के पाथ टकराते हैं, तो क्या वो हमेशा टकराएंगे। तो मैंने बोला कि दोनों के पाथ टकरा रहे हैं, इसका मतलब दोनों पार्टिकल टकराएंगे। तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि क्या क्या यदि दो पार्टिकल के पाथ टकराते हैं, तो क्या वो दोनों पार्टिकल आपस में टकराएंगे। तो उसका जवाब है नहीं। एक बात बताओ, ये एक सड़क है, ठीक है, दिल्ली से जयपुर कहीं की मान लो, ठीक है, ए से बी, ठीक है। और ये दूसरी सड़क है सी से डी। अब ये दो जो सड़क है, ए टू बी और सी टू डी, ये दोनों आपस में टकरा रही हैं। इसका मतलब कि इन दोनों सड़कों से गुजरने वाले वाहन कभी आपस में टकराते हैं क्या, नहीं टकराते। तो इसका मतलब ये है कि टाइम भी सेम होना चाहिए। जब ये वाला पार्टिकल इस वाले पॉइंट पर पहुंचे, उसी टाइम पर ये वाला पार्टिकल इस टाइम पर होना चाहिए, तभी आपस में टकराएंगे, ठीक है। इस तो बात आपको समझ में आ चुकी है ना। पाथ टकराने से, रास्ते मिलने से टक्कर नहीं होती, एक टाइम पर भी दोनों को मिलन होना चाहिए, ठीक है। सपोज इसको पहले फेंक दिया तो ये पहले यहाँ पे गिर गया, इसको बाद में फेंका तो ये बाद में गया।
दोनों एग्जैक्ट सेम टाइम पर यहाँ पे मिलते हैं ना तो टक्कर होगी, ठीक है। तो बात बड़ी सिंपल सी है। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। तो सॉल्यूशन हमारा ये कहता है, तो सॉल्यूशन बड़ा सिंपल सा है कि कि ये जो है टकराने वाले हैं। अब एक मेथड तो ये कहता है कि आप इसको प्रोजेक्टाइल से सॉल्व करो। प्रोजेक्टाइल से कैसे सॉल्व करेंगे? ऐसे सॉल्व करेंगे कि जब दोनों पार्टिकल टकराएंगे, दोनों की हाइट सेम होगी, टाइम सेम होगा, और इन दोनों को सेटिस्फाई करो, ठीक है। तो हाइट सेम करने के लिए आप ये वाली इक्वेशन लगाओगे, थर्ड वाली, कि बी स्क्वायर इज इक्वल, मतलब कहने का मतलब है कि प्रोजेक्टाइल सॉल्व करो, फिर दो दो इक्वेशन बनाओ, फिर उनको क्वेश्चन को सॉल्व करो। दूसरा मेथड हमारा ये कहता है कि जब आप रिलेटिव पढ़ रहे हो तो एक पार्टिकल को रोक दो और दूसरे को, ठीक है, एक को रोक के एक को रोक देते हैं और दूसरे को हम चला देते हैं, ठीक है। तो इसमें हमको बेसिकली करना क्या होता है कि आप किसी एक को रोक दो, ठीक है। तो मैं सपोज इस जो पार्टिकल है इसको मैं ऑब्जर्वर मानता हूँ, ठीक है, ऑब्जर्वर मानता हूँ, यहाँ पे बैठ जाओ भाई। इस वाली बॉल पार्टिकल पर एक आदमी बैठ गया, उसने क्या देखा, उसने देखा कि मैं अपनी जितनी भी क्वांटिटीज है सबको अपोजिट में ऐड कर दूंगा। तो इसने देखा कि कि अच्छा, रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा? तो इस बॉल का एक्सेलरेशन क्या है? जी जे कैप, माइनस इस वाली बॉल का एक्सेलरेशन क्या है? जी जे कैप। इसका मतलब जीरो। इसका मतलब रिलेटिव एक्सेलरेशन जो है दोनों, मतलब रिलेटिव एक्सेलरेशन 1 और 2 का जीरो है। इसका मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब बी रिलेटिव, सपोज अब बी रिलेटिव निकालो, ए रिलेटिव निकाल लिया, अब बी रिलेटिव निकालो। तो सपोज बी रिलेटिव हमारा ये आ गया, ठीक है, एट एन एंगल थीटा, ठीक है। अब ए रिलेटिव जीरो है, ए रिलेटिव जो है जीरो है, बी रिलेटिव हमारा कांस्टेंट है, सॉरी, बी रिलेटिव हमारा कुछ ऐसा है ना। अब ये बताओ कि ठीक है, ए रिलेटिव निकाल लिया, अब बी रिलेटिव निकालो। तो बी वन क्या है? बी वन है हमारा, इसे कंपोनेंट कर लो 40 और ये हो जाएगा 30। तो बी वन है हमारा 40 आई कैप प्लस 30 जे कैप। बी टू है हमारा, बी टू कितना है? माइनस का बी कॉस 3b/3b/5 आई कैप प्लस बी साइन 35, सॉरी बी साइन 53, तो 4b/5 जे कैप। बी रिलेटिव निकालना है, तो बी रिलेटिव क्या होगा? बी वन माइनस बी टू, तो 40 प्लस 3b/5 आई कैप प्लस 30 माइनस 4b/5 जे कैप, ठीक है। तो बी रिलेटिव का एक आई कंपोनेंट आया, ठीक है, और एक जे कंपोनेंट आया, ठीक है। अब ये हमारी क्या है? रिलेटिव पोजीशन है r12, ठीक है। क्यों? क्योंकि टू वाला पार्टिकल तो यहाँ पर रुका हुआ है, ये फिक्स्ड हो गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने टू को ऑब्जर्वर मान लिया, तो टू को हमने फिक्स कर दिया, ठीक है। अब ये वन है ना, अब दोनों की टक्कर होनी है तो वन को टू के पास पहुंचना होगा, ठीक है। दोनों की टक्कर होनी है तो वन वाले पार्टिकल को टू के पास पहुंचना होगा। इसका मतलब वन वाले पार्टिकल की वेलोसिटी टू की तरफ होनी चाहिए, पूरी जितनी भी वेलोसिटी है ना वो टू की तरफ होनी चाहिए। लेकिन हमने देखा कि वन की जो वेलोसिटी है वो, उसका कुछ कंपोनेंट तो आई में है, कुछ कंपोनेंट जे में है। इसका मतलब मुझे जे वाला कंपोनेंट जीरो करना होगा, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी जो है,
रिलेटिव वेलोसिटी वो किसी थीटा एंगल पर ना हो के डायरेक्ट इसी रिलेटिव पोजीशन के अलोंग होनी चाहिए। जो रिलेटिव वेलोसिटी पहले यहाँ थी वो यहाँ ना होके उसको यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए मुझे ये जे वाला कंपोनेंट जीरो करना होगा। तो 30 माइनस 4b/5 इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू कितनी आ गई 150/4, मतलब 75/2। ठीक है, इसका मतलब यदि वेलोसिटी ये होगी ना तो दोनों के बीच में टक्कर पॉसिबल है। ठीक है, और टाइम भी बता दो भाई। टाइम हो जाएगा टाइम हो जाएगा कि दोनों के बीच की दूरी d अपॉन दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी है 75/2, तो 2d/75। अच्छा ये बताओ, अभी जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो मैंने कांस्टेंट क्यों मानी? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अभी जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो कांस्टेंट क्यों आई? रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट इसलिए आई क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है। देखो भाई, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है 40, और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है 3v/5। अब ये जो दोनों वेलोसिटीज हैं प्रोजेक्टाइल में कांस्टेंट रहती हैं। ठीक है, तो ये जो दोनों वेलोसिटीज होती हैं वो प्रोजेक्टाइल में कांस्टेंट रहती हैं। और दूसरा कारण ये है कि जो रिलेटिव एक्सेलरेशन है वो जीरो है। जब रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो है तो बी रिलेटिव डायरेक्ट ऐसे सीधा जाएगा। ठीक है, इसको कोई रोकेगा नहीं, ये सीधा ऐसे जाएगा। ठीक है, तो बात बड़ी सिंपल सी है। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ना चाहता हूँ। तो इसका एक मेथड टू ये भी है कि इसको हम ऐसे डायरेक्ट भी बोल सकते हैं कि तो मेथड टू हमारा ये बोलता है कि जो आपके रिलेटिव पोजीशन है ना, तो 1 और 2 की रिलेटिव पोजीशन क्या है? रिलेटिव पोजीशन हमारी ये है। ठीक है, ये। ठीक है, अब यदि इन दोनों को टकराना है तो रिलेटिव वेलोसिटी जो है ना, रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो रिलेटिव पोजीशन के अलॉन्ग होनी चाहिए। ठीक है, रिलेटिव बी रिलेटिव शुड बी along in relative position। ठीक है, जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो रिलेटिव पोजीशन के अलॉन्ग होनी चाहिए। ठीक है, तो तो रिलेटिव वेलोसिटी है ना, इसका मतलब ये जो दोनों पार्टिकल है ना उन दोनों की जो वर्टिकल वेलोसिटी है ना वो बराबर होनी चाहिए। ठीक है, जितने से ये ऊपर जाए उतने से ही ये ऊपर जाता है। दोनों के बीच की जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगी। तो जितनी भी वेलोसिटी होगी वो केवल रिलेटिव पोजीशन के अलॉन्ग होगी, तो वो दोनों टकरा जाएंगे। तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि बी परपेंडिकुलर 1 शुड बी इक्वल टू बी परपेंडिकुलर 2। तो बी परपेंडिकुलर क्या है 30 इज इक्वल टू 4b/5। तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी 150/4। ठीक है, तो ये भी एक रास्ता है कि रिलेटिव पोजीशन के परपेंडिकुलर जितनी भी वेलोसिटीज हैं वो इक्वल होनी चाहिए, है ना। इतनी बात आपको समझ में आ गई, तो अब दूसरा क्वेश्चन मुझे करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कहता है कि एक पार्टिकल है ए। ठीक है, एक दूसरा पार्टिकल है बी जो 37 ये दूरी जो है 40 है। ठीक है, और यहाँ से एक इस पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाता है सपोज 50√2 से। ठीक है, एंगल है हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री। ठीक है,
एक दूसरा पार्टिकल है जिसको यहाँ से 16 डिग्री के एंगल पर प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है, b स्पीड से। अब आपको बताना है कि देखो ये जो दोनों पार्टिकल हैं दोनों के पास टकराने वाले हैं, ठीक है, तो दोनों के बीच में कहीं ना कहीं टक्कर पॉसिबल है। तो आपको बताना है कि b की ऐसी क्या वैल्यू हो जिससे दोनों के बीच में टक्कर हो जाए, है ना। तो दोनों के बीच में टक्कर हो जाए, तो ये 45 डिग्री है ना। तो मैं सॉल्व करके बताता हूँ। तो सॉल्यूशन बड़ा ही आसान है। ऐसा करो, ये इसको ना 45 यहाँ से लो तो आसानी रहेगी। 45 यहाँ से, ठीक है, ये जो लाइन है ना इससे ये 45 है, ठीक है। तो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन सॉल्यूशन ये कहता है कि पहले रिलेटिव पोजीशन बनाओ ए और बी के बीच में। ए है और ये बी है, अच्छे से बनाते हैं। ये ए है, ये बी है, ठीक है। ए और बी के बीच में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो 40 है। इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस मैं बता सकता हूँ cos 37 लगा के। cos 37 होता है 4/5 इज इक्वल टू 40 अपॉन एक्स, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 50। तो ये जो डिस्टेंस है ए और बी के बीच में वो 50 मीटर है। इसका मतलब, और ए को यहाँ से प्रोजेक्ट किया जाता है 45 डिग्री एंगल पर, 50√2 से 45 डिग्री पर। इसका मतलब इसके दो कंपोनेंट कर सकता हूँ। कंपोनेंट हमेशा रिलेटिव पोजीशन के अलोंग और परपेंडिकुलर करते हैं। तो ये हो जाएगा 50√2, सॉरी 50, और ये हो जाएगा 50। इसका मतलब, ठीक है, और ये जो इसको बी से फेंका था सेकेंड वाले पार्टिकल को, तो ये जो रिलेटिव पोजीशन है और ये जो वेलोसिटीज है इसके बीच में टोटल एंगल कितना है, ये वाला एंगल 37 है, तो 37 + 16 53। तो इसको 53 से फेंका गया था। इसका मतलब इसके मैं दो कंपोनेंट कर सकता हूँ, एक तो हो जाएगा 3b/5 और एक हो जाएगा 4b/5, ठीक है। अब मैं ये बताऊंगा कि दोनों के बीच में टक्कर होनी है, तो अच्छा रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या है, रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है। दोनों के बीच में टक्कर होनी है तो रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो रिलेटिव पोजीशन के अलोंग होनी चाहिए, ठीक है। अब रिलेटिव पोजीशन हमारी ये है ना, तो रिलेटिव वेलोसिटी भी इसी के अलोंग होनी चाहिए, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी इसी के अलोंग होने के लिए जितने भी कंपोनेंट हैं वो रिलेटिव पोजीशन के अलोंग होने चाहिए। रिलेटिव पोजीशन ये रही, तो इसका कंपोनेंट तो रिलेटिव पोजीशन के अलोंग है, ये वाला भी अलोंग है। इसका मतलब यदि ये दोनों कंपोनेंट बराबर हो जाते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो रिलेटिव पोजीशन के अलोंग ही रहेगी। इसका मतलब 50 जो है वो 4b/5 के इक्वल होनी चाहिए। तो b की वैल्यू 150/4, ठीक है। टाइम भी बता सकते हैं कितने टाइम में टकराएगा, तो टाइम की वैल्यू आ जाएगी 50/50 प्लस 3b/5। अब बी की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो। तो बात बड़ी सिंपल सी है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। हमेशा रिलेटिव पोजीशन के अलोंग और रिलेटिव पोजीशन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट करो। टकराने के लिए रिलेटिव वेलोसिटी रिलेटिव पोजीशन के अलोंग होनी चाहिए, और टकराने के लिए रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो रिलेटिव पोजीशन के अलोंग होनी चाहिए। तभी तो ये जो बन वाला पार्टिकल है वो 2 के पास पहुंचेगा, क्योंकि हमने 2 को रोक दिया। तो बात बड़ी सिंपल सी है। और इसमें मैं एक और क्वेश्चन कराना चाहता हूँ।
क्वेश्चन नंबर 3। ये दो सड़कें हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर एक, यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर एक पार्टिकल है, मतलब एक कार है जो 10 मीटर पर सेकंड से ऐसे आगे जा रही है, ठीक है। सेम यहाँ से 100 मीटर की डिस्टेंस पर दूसरी कार है जो भी 100 मीटर, जो कि 10√3 से जा रही है, ठीक है। इसकी जो वेलोसिटी है वो 10√3 मीटर पर सेकंड है। तो ये बताओ, क्या ये दोनों टकराने वाली, नहीं टकराने वाली? तो इसको 100 मीटर चलना है, देखो टकराएंगी तो यहीं टकरा सकती है, ठीक है। जहां पर पाथ टकराते हैं तो वहीं पर पॉसिबल है कि वो टकरा सके। अब दोनों यदि सेम टाइम पर इस पॉइंट पर पहुंच जाते हैं तो दोनों की टक्कर हो जाती है, ठीक है। लेकिन ये तो 10 सेकंड में यहाँ पहुंचेगा और ये पहुंचेगा 100/10√3। इसका मतलब ये कम टाइम में जो है इधर पहुंच जाएगा। इसका मतलब दोनों की टक्कर नहीं होगी, ठीक है। दोनों की टक्कर नहीं होगी, इसका मतलब तो अब ये बताओ, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस पहले ये है, ठीक है। कुछ आगे जाने के बाद दोनों के बीच की डिस्टेंस कम होगी, कम होगी, कम होगी, कम होगी, कम होगी, फिर जो है वो दोनों की बढ़ती जाएगी, ठीक है। बढ़ती हुई जाएगी दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो आपको बताना है कि मिनिमम दोनों के बीच में क्या डिस्टेंस होगी। फाइंड मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो सॉल्यूशन सॉल्यूशन ये कहता है कि सॉल्यूशन हमारा ये कहता है कि दोनों के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस निकालनी होती है, तो आप किसी एक को रोक सकते हो, ठीक है। तो मैं चाहता हूं किसी एक को रोकना, ठीक है। किसी एक को रोकना चाहता हूं मैं, तो आप बताओ मैं किसको रोकूं, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, इसको रोक देते हैं, ठीक है। इसको रोकने का क्या फायदा होगा? इसको रोकने का फायदा ये होगा कि इसकी जो क्वांटिटीज है वो अपोजिट में ऐड हो जाएंगी। इसका मतलब 10√3 को अपोजिट में ऐड कर दो इसमें, ठीक है। 10√3, ठीक है। अब बात मेरे को समझ में आई कि 10√3 और 10, तो ये लगभग लगभग फुट। अच्छा, ये वाला एंगल आप बता सकते हो, ये 100 मीटर है, ये 100 मीटर है, तो ये वाला एंगल 45 डिग्री होगा, ठीक है। दोनों को जोड़ने के वाला पोजीशन जो वेक्टर है, ये वो हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है। और ये जो 10√3 और 10 है, इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं यहाँ आने वाला है, उसका एंगल क्या होगा? उसका एंगल होगा 60 डिग्री, ठीक है। क्यों? 10√3 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू √3, यानी 10 थीटा जो है √3 मतलब थीटा 60 डिग्री। इसका मतलब दोनों की जो रिलेटिव पोजीशन है वो ये है। इसका मतलब वन जो वाला पार्टिकल है वो ऐसे जाता जाएगा, ठीक है। टू वाला पार्टिकल यहाँ पे ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि हमने उसको रोक दिया है। और जो वन वाला पार्टिकल है उसको हमने क्या कर दिया है, उसमें जितनी भी क्वांटिटीज हैं वो वन की, वो हमने अपोजिट में ऐड कर दी है। मतलब इस वाले पार्टिकल की क्वांटिटी जो है हमने अपोजिट में ऐड कर दी है। अब इसको इससे टकराना होता तो इसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो इसके अलोंग होती, पर हमने देखा कि रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो इसके अलोंग नहीं है, वो कुछ यहाँ से जो है कुछ यहाँ से 50 डिग्री के एक्स्ट्रा एंगल पर है। इसका मतलब जो ये जो वन वाला पार्टिकल है और ये जो टू वाला पार्टिकल है, तो वन वाला पार्टिकल क्या है वो सीधा जाता जाएगा, ठीक है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस जो होगी, इसमें मैं परपेंडिकुलर डालूंगा तो मिनिमम डिस्टेंस ये होगी, ठीक है। तो यहाँ से मैं बता सकता हूँ कि मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी,
मिनिमम डिस्टेंस होगी, अच्छा ये वाली डिस्टेंस कितनी है 100√2, ये 100, ये 100 तो 100√2, इसका मतलब मैं साइन 15 लगाता हूँ, साइन 15 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर एक्स अपॉन 100√2, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, साइन 15 होता है √3 माइनस 1/2√2 इंटू 100√2। तो बात बड़ी सिंपल सी है, बेसिक आइडिया क्या होता है कि किसी एक को रोक दो आप, किसी एक को रोक देने से क्या होगा कि आपको आपकी रिलेटिव पोजीशन आपको पता होती है, ये रहा रिलेटिव पोजीशन हमारी ये है। अब रिलेटिव पोजीशन जब हमें पता है तो, और जब हम रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी हम किसी एक को रोके, मैंने 2 को रोका तो यहां से मेरे को पता चला कि रिलेटिव पोजीशन तो ये था और रिलेटिव वेलोसिटी ये थी, और रिलेटिव पोजीशन ये है। इसका मतलब ये दोनों पार्टिकल कभी टकराएंगे नहीं, क्यों नहीं टकराएंगे, क्योंकि रिलेटिव पोजीशन रिलेटिव वेलोसिटी के अलोंग नहीं है। इसका मतलब ये जो दोनों के बीच में जो अभी ये जो है 2 है और ये 1 है, इसका मतलब जो 1 वाला पार्टिकल वो ऐसा जाता जा रहा है, इसका मतलब मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर डालूंगा ना तो वही इसकी मिनिमम डिस्टेंस होगी, तो यहाँ से जो है डिस्टेंस ऐसे है, ये डिस्टेंसेस है, ठीक है, ये डिस्टेंस है 1 वाले पार्टिकल की 2 से डिस्टेंस कुछ इस प्रकार मैंने बताई हुई है, ठीक है। पहले घटती हुई जा रही है, घटती हुई जा रही है, घटती हुई जा रही है, एक टाइम के बाद मिनिमम हो गई, उसके बाद बढ़ती हुई चली जाएगी, ठीक है। तो बात बड़ी सिंपल सी है, घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही। अब वो लिफ्ट के कुछ सवाल रहे हैं, उनको खत्म करने के बाद हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। बाय बाय, सी यू, टाटा।